बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से गरीब थी। गुर्बत मेरे सर पर ऐसी साया फगन रही जैसे कोई पुराना कर्ज हो जो नस्लों तक नहीं उतरता। माँ के मरने के बाद तो जैसे जिंदगी की आखिरी डोर भी टूट गई थी। घर के बर्तन धोना, कहीं झाड़ू लगाना, कहीं कपड़े धोना, तो कहीं किसी के बच्चों को संभालना, ये सब मेरी उम्र से बहुत पहले मेरे कंधों पर लाद दिया गया था। मैंने कभी बचपन देखा ही नहीं, बस बचपन को अपने हाथों से दफन करके जवानी की तरफ धकेला गया। उन्हीं दिनों में किस्मत ने मुझे एक बड़े रईस घराने में नौकरानी बनाकर फेंक दिया। वह हवेली शहर भर में मशहूर थी। ऊंची दीवारें, चमकते फानूस, कीमती फर्नीचर, बड़े बड़े लॉन। बाहर से देखने वाला उसे जन्नत समझता, मगर मैं जानती थी कि उसके अंदर जहन्नुम आबाद था। उस घर की मालकिन सख्त नखरीली, हर वक्त हुक्म चलाने वाली औरत थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में तेज गूंजती, जैसे कोई बादशाह सिपाहियों को डांटता हो। पहले दिन ही मैंने महसूस कर लिया था कि यहाँ इज्जत सिर्फ दौलत वालों की थी, मेहनत करने वालों की नहीं। मगर असल मसला मालकिन नहीं थी, उसका इकलौता बेटा राफे था। वो बज़ाहिर शरीफ, सुलझा हुआ और तालीम याफ्ता लगता था। बाहर लोगों के सामने अखलाक का नमूना बना रहता, मगर घर के अंदर वो भेड़िया था, भूखा, वहशी, शिकारी। एक दिन जब मैं गैलरी साफ कर रही थी तो वो आहिस्ता से पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं चौंक गई। डर क्यों रही हो? उसने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं 2 कदम पीछे हट गई। मैं डरी नहीं, झूठ बोलने की भी अदा है तुम में। अच्छा लगता है। उसका अंदाज ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ गई। लेकिन ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। वक्त गुजरता गया और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। वो गुजरने लगता तो हाथ छूने की कोशिश करता, कभी जानबूझकर सामने आ जाता, कभी मेरे करीब झुककर आहिस्ता से बातें करता, जिन्हें सुनकर मेरी रूह कांप उठती। एक रात में बर्तन धो रही थी कि वो किचन में आ गया। और रात के इस वक्त कहाँ? सब सो गए? मैंने नजरें झुकाकर कहा। खाना बनाने वाला काम बाकी था, वही खत्म कर रही हूँ। वो आगे बढ़ा। तुम खुद को मुझसे दूर क्यों रखती हो? मैंने लरसती आवाज में जवाब दिया। मैं नौकर हूँ, आप मालकिन के बेटे हैं। राफे ने हंसकर कहा। तो क्या हुआ? कुछ रिश्ते छुप कर ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने बड़बड़ा कर पीछे हटते हुए कहा। बराए करम ऐसा मत कहें। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसी लम्हे बाहर से मालकिन की आवाज आई तो वो पीछे हट गया। उस रोज मैंने पहली बार अल्लाह से फरियाद की कि मुझे इस घर से निकाल दे। मगर अगली सुबह जब मैंने अपना बीमार भाई देखा, उसके चेहरे पर बेबसी की लकीर देखी, तो मैं जान गई कि इस नौकरी के बगैर हमारा कोई सहारा नहीं। मुझे वहीं रहना था, बर्दाश्त करना था और उम्मीद रखनी थी कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। मगर बेहतर तो क्या होना था, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। राफी का रवैया हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा खतरनाक होता गया। कभी उसके कदमों की चाप सुनकर मेरी धड़कनें रुक जाती, कभी उसके बोलने से पहले ही मेरे हाथ कांपने लगते। वो मेरे पास से गुजरता तो किसी न किसी बहाने मुस्कुरा देता, जैसे मेरे खौफ से उसे कोई मशकूक खुशी मिलती हो। मैंने कई बार घर छोड़ने का सोचा, मगर सोच ही तक महदूद रही। बाहर मेरे जैसे लोगों के लिए कोई जिंदगी नहीं होती, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। कभी भाई की दवाई, कभी घर का किराया, कभी रोज़मर्रा के खर्चे। मैं हर बार वापस उसी कैद में धकेल दी जाती। एक दिन मालकिन ने बुलाकर डांटा। तुम्हारे काम में लापरवाही बढ़ गई है। राफे भी शिकायत कर रहा था कि तुम बदतमीजी करती हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं बोली नहीं। क्या कहती? किस उम्मीद से कहती? उसे अपने बेटे के किए पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई? ना हो सकती थी। उसके लिए वो फरिश्ता था और मैं महज एक नौकरानी। वक्त गुजरता रहा। मैंने देखा कि राफे मुझे बार बार अपने कमरे में बुलाने के बहाने घड़ना शुरू कर चुका था। कभी कहता शीशा टूटा है, कभी कहता किताब उठाना है, कभी कहता लाइट खराब है। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती, मगर कब तक। एक रात उसने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में रोकने की कोशिश की। मैंने अपने मजबूत तरीन लहजे में कहा, मुझे जाने दे, ये ठीक नहीं है। वो हंसा। ये घर मेरा है, मैं फैसला करूंगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं। मेरी आंखें भर आईं, मगर मैं चुप रही। मैं खौफजदा थी, उसकी ताकत, उसके गुरूर और इस घर के सहारे से। वो हटने वाला नहीं था और मैं लड़ने वाली नहीं थी, मगर अंदर कहीं एक ठंडी आग जल रही थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एक दिन ज़रूर इस सब के खिलाफ उठूंगी। उस रात जब मैं अपने तंग छोटे से कमरे में लेटी तो छत को तकते हुए मैंने एक फैसला किया। मैंने आहिस्ता से कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं नहीं जानती थी कि वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। राफे की हवसनाकियाँ अपनी हदूद को छू रही थी। मेरी बर्दाश्त की डोर टूट चुकी थी और यूं वो रात आई जब मेरे अंदर की चिंगारी शोला बन गई। वही रात जो मेरे लिए फैसला कुन साबित होने वाली थी। मालकिन के शहर से बाहर जाने का दिन मेरे लिए किसी इम्तहान से कम न था। पिछली रात के वाक़यात अब भी मेरे दिल में ताज़ा थे। राफे की बढ़ती हुई हिम्मत, उसका दरवाज़ा बंद करके रास्ता रोकना, उसकी आवाज़ का कड़वा गुरूर। मैं पूरी रात सो न सकी थी। जैसे ही सुबह हुई
घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मालकिन की गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को बेलगाम बना दिया था। घर में सिर्फ 2-3 मुलाजिम थे, वो भी अपने कामों में मसरूफ। बाकी पूरा घर जैसे राफे और मेरे लिए रह गया था। मैंने नाश्ते की मेज़ साफ़ की, बर्तन धोए, लॉन में पानी दिया, मगर दिल बेचैनी से भरा हुआ था। मैं मुसलसल दुआ करती रही कि आज की सुबह जल्दी गुजर जाए, मगर कुछ सुबह वक्त नहीं काटती। वो खड़ी रहती हैं, घूरती रहती हैं और फिर अचानक किसी तूफान की तरह टूट पड़ती हैं। दोपहर के वक्त राफे लॉन की तरफ आया, हाथ जेबों में, चेहरे पर वही मसनूई मुस्कुराहट और चलने में वही गुरूर। आज तो घर बहुत खामोश है, उसने मेरे करीब आकर कहा। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मालकिन नहीं है ना, इसीलिए। राफे ने हंसकर कहा, तो फिर अच्छा है ना, कोई देखने वाला नहीं। ये सुनते ही मेरे जिस्म में कांटा सा चुभ गया। मैं पीछे हटी, मगर उसने कदम आगे बढ़ा लिए। कल जो तुमने किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खामोश रही। आज दोबारा ऐसा ना हो, समझी? मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से बोली, बराए करम मुझसे दूर रहें, मैंने कुछ नहीं किया। राफे की मुस्कुराहट लम्हे भर को टूटी, फिर वो गुस्से में बोला, तुम ये सब ड्रामा कब तक करोगी? यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहो, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, चली जाओ। उसकी आवाज़ में वही धमकी थी जिसने सालों से मुझे खामोश रखे रखा था, मगर आज उसकी धमकी का असर पहले जैसा न था। आज मेरे अंदर वो खौफ कम और गुस्सा ज़्यादा था। मैंने पहली बार साफ अल्फाज में कहा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि आपके तरीके के मुताबिक चलूँ, मुझे काम करने दें। मेरी ये बात सुनकर वो लम्हा भर के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरत थी, मगर फौरन उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। ये ज़बान तुम जैसी नौकरानी के लिए बहुत बड़ी है। मैंने झटका दिया और उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद कर लिया। ये पहली बार था जब मैंने उसे यूं पीछे धकेला था। उसके चेहरे पर जो सदमा आया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो आग बगोला हो गया, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं तुम्हें इस घर से ऐसे निकालूंगा कि चौकीदार भी तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा। ये वो लम्हा था जब मेरा ज़ब्त टूटा। पिछले कई सालों की चोटें, खौफ, रोना, बेबसी सब एक साथ मेरे अंदर से चीख कर निकले, मगर ज़बान से कुछ नहीं निकला। मैं सिर्फ उसे तकती रही और वो गुस्से से भरपूर सीना फुलाकर कमरे से बाहर निकल गया। किचन में दाखिल होते हुए मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं पानी पीने गई, मगर हाथ कांपते हुए गिलास भी ना थाम सके। मैं समझ गई थी कि आज अगर मैंने कुछ ना किया तो शायद ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने रैक पर नज़र दौड़ाई, वहीं एक पुरानी धूल भरी बोतल रखी थी। चूहे मारने के लिए मैंने उसे हाथ में उठाया। मेरी उंगलियां नरस रही थी, मगर दिल में जो फैसला जन्म ले रहा था वो पहले वाला खौफ जैसा नहीं था। दरवाजे के पास से कदमों की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से बोतल छुपा ली। राफे किचन में आ गया, हंसता हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डरो मत, मैंने गुस्से में बात कर दी थी। आओ मेरे लिए जूस बना दो। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो वही था, बेहया, मगरूर, खुद पसंद। उसे अंदाज़ा तक ना था कि उसके सामने खड़ी औरत क्या सोच रही है। मैंने जूस बनाया। गिलास के पीछे खड़ी मैंने वो चंद कतरे मिलाए और दिल में घबराती रही। इतना वक्त लगा रही हो जूस में? कोई ख़ास चीज़ मिला रही हो क्या? उसकी ये बात मेरे दिल तक जम गई। अगर उसे ज़रा सा भी शक होता तो शायद मैं रुक जाती, शायद मैं हार मान लेती, शायद मैं अपने रास्ते बदल लेती, मगर उसे कुछ शक ना था। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो दो मुझे, देखते हैं आज तुम्हारी खिदमत कैसी है। मैंने गिलास उसके हाथ में थमाया। मेरी उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने नोटिस तक न किया। आज तो खास लग रहा है, तुम भी कुछ नरम पड़ गई हो शायद, मैंने काटदार आवाज़ में कहा। पीना है तो पी ले, वरना छोड़ दे। राफे हंसा, जैसे कोई खेल जीत गया हो। अच्छा ठीक है, नाराज़ ना हो, पी लेता हूँ। उसने पूरा गिलास एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। इब्तिदा के कुछ लम्हे खामोशी थी, फिर अचानक उसका हाथ कांपा। ये क्या? मैं खामोश रही। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहने की कोशिश करता रहा, मगर टांगे जवाब दे चुकी थी। तुमने मेरे साथ? मैंने सिर्फ एक जुमला कहा। जो तुमने सालों तक मेरे साथ किया उसका एक हिसाब था। वो फर्श पर गिरा, पहले कराहा, फिर तड़पा, फिर चीखा। ऐसी चीख जो शायद सिर्फ मुझे सुनाई दी, किसी और को नहीं। घर के बाकी लोग दूर थे, अपने कामों में, अपनी दुनिया में। उसकी चीखें दीवार से टकराईं, मगर किसी तक न पहुंची। मेरी तरफ उसने एक आखिरी नज़र डाली। उस नज़र में खौफ भी था, हैरत भी थी, और शायद पहली बार शर्मिंदगी भी। चंद लम्हों के बाद वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए। मैंने गहरी सांस ली। जिस्म हल्का नहीं हुआ, बल्कि पत्थर की तरह भारी हो गया। मैं जानती थी कि अब जिंदगी किसी और सिमत जाने वाली है। ये अंजाम नहीं था, ये तो आगाज़ था। एक ऐसा आगाज़ जिसे मैंने खुद चुना था। रात भर मैंने खामोशी से मंसूबा बनाया। सुबह क्या कहना है, किस तरह कहना है, किस तरह रोना है, किस तरह दिखाना है।
कि मैं उसकी बीवी थी, सब जहन में तरतीब पा गया। अगली सुबह हवेली मातम में डूबी हुई थी, मगर मैं खामोशी से अपना अगला वार तैयार कर रही थी। दोपहर के करीब दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मालकिन गाड़ी से उतरी तो उसकी चीख निकल गई, मेरा बेटा, मेरे राफी को क्या हो गया? वो भागती हुई कमरे की तरफ गई, मुलाजिम उसके पीछे पीछे। मैं भी धीरे धीरे वहाँ पहुंची। जैसे ही उसने बेटे का चेहरा देखा, वो फर्श पर गिरकर रोने लगी। उसकी हिचकियों से पूरा कमरा गूंज उठा। मैंने अपने चेहरे पर गम का एक बड़ा सा नकाब चढ़ा लिया और खुद को दीवार के साथ टेक कर ऐसे खड़ा किया जैसे ये सदमा मेरी रूह को चीर कर रख दे रहा हो। मैंने रोते हुए कहा, बेगम साहिबा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राफे साहब मुझे यूं छोड़ जाएंगे। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर वही लर्जिश जो मेरे मंसूबे के लिए ज़रूरी थी। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, दिल का दौरा लगता है, ज़्यादा प्रेशर में थे शायद। मैंने सीने पर हाथ रखकर कहा, वो तो मुझसे कहते थे कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मालकिन ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ था। क्या मतलब? मैंने सिसकी दी। वो कहते थे, हमने जो निकाह किया है उसे सबके सामने एक दिन कबूल करेंगे। पूरे कमरे में जैसे अचानक खामोशी छा गई। मुलाजिमों ने एक दूसरे को देखा, पुलिस वाले भी जरा चौंके। मालकिन के लब कांपने लगे। क्या? इसने निकाह किया था? किससे? मैंने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मुझसे बेगम साहिबा, मुझसे। एक लम्हे के लिए पूरा माहौल रुक सा गया, जैसे वक्त भी सुनना चाहता हो कि अगला जुमला क्या होगा। मालकिन ने गुस्से से कहा, यह झूठ है, मेरा बेटा एक नौकरानी से निकाह क्यों करेगा? मैंने आंखों से बहते आंसू पूछे, तो फिर ये क्या है? मैंने आहिस्ता से वो जाली निकाहनामा निकाला जो मैंने पिछली रात अपनी कपकपाती उंगलियों से तैयार किया था। कागज़ पर दस्तखत भी थे, गवाहों के नाम भी और मोहरे भी। सब कुछ इतने तरीके से बनाया हुआ था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पुलिस अफसर ने कागज़ को पकड़कर गौर से देखा। अगर ये निकाहनामा दुरुस्त है तो कानूनी तौर पर खातून राफी की बीवी हैं। मुझे अपने अंदर एक ठंडा सा एतमाद बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ये वो लम्हा था जिसका मैंने रात भर में बार बार तस्वुर किया था। मालकिन का रंग उड़ गया। उसने मेरे हाथ से निकाहनामा छीनकर दोबारा देखा। ये नहीं हो सकता, राफे ऐसा नहीं कर सकता, उसने कभी बताया तक नहीं। मैंने रोते हुए जवाब दिया। वो डरते थे कि आप मानेंगी नहीं, कहते थे सब संभल जाएगा, मगर किस्मत ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया। मुलाजिमों ने भी आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे मेरी बातों पर यकीन आ रहा हो। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने कभी पानी तक पूछ कर पिया, जिनका मैंने हर हुक्म माना, मगर आज वो मेरे सामने झुकने वाले थे। पुलिस ने रस्मी सवालात किए, फिर मैयत ले जाने की इजाज़त दी। घर में मजीद मातम छा गया, मगर मैं अपने अंदर एक नई ताकत उभरती महसूस कर रही थी। राफी की मौत ने हवेली की बुनियादें हिला दी थी और मैं जानती थी कि अगले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। शाम को वकील आए, उन्होंने दस्तावेजात देखी, निकाहनामा पढ़ा और मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, कानून वाज़ेह है, अगर निकाह दुरुस्त है तो विरासत का हक इन्हीं को मिलेगा। मालकिन ने चीख कर कहा, यह सब झूठ है। मैंने आहिस्ता से सर उठाया। अगर झूठ है तो आप अदालत में साबित कर दें, मैं तैयार हूँ। मेरी ये बात मालकिन को अंदर तक काट गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया के इन्हदाम की वजह हूँ, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कानून, निकाहनामा और मकतूल बेटे की खामोशी, ये सब मेरे हक में थी। अगले दिन राफे का जनाजा हुआ। मैं दूर खड़ी रही, मगर चेहरे पर दुख का एक पुरअसर नकाब जरूर था। लोग कहते, बेचारी, अभी शादी हुई और शौहर भी गया, और कुछ कहते, देखो किस्मत कैसे पलटती है। मैंने किसी की बात का कोई जवाब ना दिया, ना नज़र उठाकर किसी को देखा। मैं जानती थी कि जितना कम बोलूं उतना ज़्यादा लोग यकीन करते हैं। विरासत के कागज़ तैयार होने में चंद दिन लगे। फिर वो दिन आया जब वकील ने मेरे हाथ में एक मोटी सी फाइल थमाई। मुबारक हो, आप राफी की वाहिद कानूनी वारिस हैं। तमाम जायदाद, अकाउंट्स, गाड़ियाँ, शेयर्स सब आपकी मलकियत में मुंतकिल हो चुके हैं। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ताकत का वो मज़ा महसूस किया जो सिर्फ दौलत से नहीं मिलता, बल्कि जीती हुई लड़ाई से मिलता है। मैं अब नौकरानी नहीं रही थी। मेरा कमरा बदला, मेरा बिस्तर बदला, मेरा लिबास बदला, और सबसे बढ़कर लोगों का रवैया बदला। मुलाजिम मेरे सामने नज़र झुकाकर खड़े होते, कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता, कोई सलाम झुक कर करता। एक ने तो आहिस्ता से कहा भी, बीबी जी, आपकी जगह तो शुरू से ही ऊपर थी। हवेली में अब मेरा हुक्म चलता था। मैं वही चलने का अंदाज अपना चुकी थी जो कभी मालकिन का था, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाती थी। वो मेरे आगे खामोश थी, लाचार, बेबस और टूटी हुई। एक रात मैं हवेली के बड़े लॉन में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। एक वक्त था जब मैं इसी लॉन में पानी डालती थी, मिट्टी झाड़ती थी, और आज मैंने खुद से कहा, बदला पूरा हुआ।
ऐसा मैं समझती थी, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सा खला था, जैसे कुछ अभी बाकी हो, जैसे कोई आखिरी मोड़ अभी आना हो। और यूं मैंने पहली बार महसूस किया कि असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। चंद हफ्ते गुजरे और मेरा पूरा वजूद जैसे एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका था। हवेली के दरवाजे, जो कभी मेरे लिए सिर्फ किसी और की मलकियत थे, अब मेरे कदमों की धमक पर खुलते थे। बड़े हॉल में लगे क्रिस्टल के फानूस, महंगे कालीन, चांदी के बर्तन, सुनहरी पर्दे, सब मेरे इख्तियार में थे। जिस कमरे में मैं कभी सफाई करने से डरती थी, अब वो मेरा बैठक था। जिस किचन में मेरी उंगलियां जलती थी, वहां मैं अब महीनों न जाती। मेरा अपना एक शाहाना कमरा था, नरम बिस्तर और मुलायम तकिए मेरे लिए हर रात एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलते थे। मुलाजिम मुझे बीबी साहिबा कहते थे और मैं हर बार इस लफ्ज़ में छुपा हुआ अपनी फतह का जायका महसूस करती। मगर उस दौलत के साथ एक अजीब सी खामोशी भी बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों हवेली जितनी वसी थी, अंदर से उतनी ही तंग महसूस होती थी। मैं जहाँ भी जाती ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लॉन में बैठती तो पीछे की तरफ से किसी के कदमों का वहम होता। सीढ़ियाँ चढ़ती तो महसूस होता कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं इन ख्यालात को झटक देती, खुद को समझाती कि ये सब जहनी दबाव है, लेकिन एहसास दिल से नहीं जाता था। मालकिन अपने बेटे की मौत के बाद पहले जैसी ना रही थी। वो रातों को आहिस्तगी से राफे के कमरे में जाती, दरवाज़ा बंद करती और कमज़ोर टूटी हुई आवाज़ में रोती। कभी कभी उसके रोने की आवाज़ पूरी हवेली में फैल जाती। मुलाजिम आपस में सरगोशी करते। बेगम साहिबा बर्दाश्त नहीं कर पाती। किसी ने यह भी कहा, जवान बेटी की मौत हो तो माँ टूट ही जाती है। राफे का कमरा मैंने बंद नहीं करवाया था, वो वैसा ही था। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी घड़ी, हत्ता के बिस्तर की सलवट भी, जहाँ वो आखिरी बार बैठा था। कभी कभी मैं उसके कमरे के बाहर से गुजरती तो कदम खुद रुक जाते। मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर दरवाजे की दरारों से झांकती हुई खामोशी मुझे अजीब अंदाज में खींचती रहती थी। एक दिन मैंने मुलाजिमा को आवाज़ दी, क्लीनर को लेकर आओ, मेरी अलमारी का ऊपर वाला हिस्सा साफ करना है। मुलाजिमा डरते डरते बोली, बीबी साहिबा, मैंने तो वो कल ही साफ किया था। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, तो अब दोबारा कर लो, कोई मसला? वो जल्दी से जी बीबी जी कहकर भाग गई। मैंने महसूस किया कि मैं पहले की तरह नरम नहीं रही थी। इख्तियार इंसान को बदल देता है और मैं खुद भी तब्दील हो रही थी। मेरी बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। एक रात मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। मैंने फ़ौरन उठकर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। मैंने झुंझुला कर कहा, कौन है? बाहर आओ। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मैंने अगले दिन ये बात मुलाजिम को बताई। रात को दरवाज़ा बंद रखे बगैर क्यों जाते हो? कोई चाबी से खेल रहा है क्या? मुलाजिम घबरा कर बोला, बीबी साहिबा, मैं तो हमेशा ताला चेक करता हूँ, शायद हुआ हो। मैंने नागवारी से कहा, हाँ वाह, दरवाजे को नहीं खोलती, ध्यान रखो। एक और रात मैंने देखा कि खिड़की ज़ोर से बंद हुई, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। मैंने जाकर खोला तो बाहर लॉन में सिर्फ खामोशी थी। कुछ भी गैर मामूली नहीं था। मगर अंदर वापस आकर देखती हूँ तो मेरी मेज़ पर रखी किताब दूसरी तरफ पड़ी थी। मैंने मुलाजिमा को बुलाकर पूछा, इस किताब को तुमने हाथ लगाया था? वो कांप कर बोली, नहीं बीबी साहिबा, मैंने तो कुछ नहीं छुआ। मैंने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो। वो आंखों में आंसू लिए बोली, कसम से नहीं छुआ, मैं तो सुबह से नीचे ही थी। मैंने उसे जाने दिया, मगर मेरे जहन का किनारा मुसलसल खिंचा खिंचा सा हो गया। मुझे लगता जैसे शायद मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ, शायद मैंने खुद डालकर भुला दिया हो। मगर ये वाक़यात बार बार होने लगे तो इनकार मुश्किल होता गया। एक दिन दोपहर को मैं आईने के सामने बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई साया खड़ा है। मैं चंद लम्हों के लिए जामत रही, फिर आहिस्ता से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, अकेली मैं, मगर दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने आईने की तरफ दोबारा देखा तो सिर्फ अपना अक्स नजर आया। एक ऐसी औरत का अक्स जो दौलत की मलिका तो बन गई थी, मगर सुकून से कोसों दूर थी। मैंने खुद से कहा, ये सब वहम है, बस घर बड़ा है, खाली है, इसीलिए ऐसा लगता है। मगर दिल अंदर से कह रहा था कि कुछ है जो मुझे बेचैन कर रहा है। एक दिन मैंने मुलाजिमों की हल्की आवाज़ें सुनी। वो एक तरफ खड़े बात कर रहे थे। बीबी साहिबा को शायद नींद नहीं आती, रात को उनके कमरे से आवाज़ें आती हैं, वो खुद से बातें करती हैं शायद। मैंने ये सुना तो गुस्सा आग बगुला होकर उन तक पहुंची। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? वो घबरा कर एक साथ बोले, कुछ नहीं बीबी साहब, हम तो बस सफाई की बात कर रहे थे। मैंने तेज़ नज़रों से उन्हें देखा। अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में कोई गलत बात की तो अच्छा नहीं होगा। वो सब फ़ौरन मुंतशिर हो गए, मगर मैं ये सोचकर वहाँ ठहर गई कि मेरी बेचैनी अब दूसरों के सामने भी जाहिर होने लगी थी। ये ख़तरनाक था। मुझे सब कुछ संभाल कर रखना था। मेरी ताकत बढ़ रही थी, मैं फैसले कर रही थी, हुक्म चला रही थी, हर बात पर आखिरी फैसला मेरा होता था। मगर इसी रफ्तार से
मेरे अंदर का खौफ भी घना होता जा रहा था। कभी लगता जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो, कभी लगता जैसे कदमों की चाप मेरे पीछे आ रही हो। मगर मैं हर बार खुद को समझाती, नहीं, ये सब जहनी दबाव है, कुछ नहीं है। हवेली बड़ी थी, पर हर कोना मेरे लिए एक सवाल बन चुका था। मैं अकेली खाती, अकेली सोती, अकेली रहती। रातों को सन्नाटा इतना गहरा होता कि छूकर महसूस किया जा सकता, और उसी सन्नाटे में अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं अपने कमरे में थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी, हवा बंद थी, और फिजा में किसी आने वाले हादसे की नमी फैली हुई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर बैठी, मुझे पहली बार लगा कि शायद आज की शाम मेरी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून शाम है। मैंने खिड़की के पार आसमान के बदलते रंग देखे और सोचा, जो कुछ मैंने हासिल किया है उसकी कीमत क्या है? क्या ये सुकून है, या कोई ऐसा बोझ जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हड्डियां तोड़ रहा है? और इसी ख्याल के साथ मैंने आंखें बंद की, ये जाने बगैर कि अगला दिन मेरे लिए एक नए तूफान की शुरुआत होने वाला था। एक शाम पूरा घर एक खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। मुलाजिम सब अपनी छुट्टी पर जा चुके थे, दरवाजे बंद थे, और लॉन के कोनों में बसी हवा भी जैसे रुक गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोशनी मध्यम की, और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल हाथ में ले लिया। दिन भर की थकन के बाद यही वक्त होता था जब मैं खुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करती थी। कम अज़ कम ज़ाहिरी तौर पर मेरे जहन में पिछले हफ्तों के वाक़यात गूंज रहे थे। दौलत, इख्तियार, बेचैनी और राफे के कमरे के आसपास फैला हुआ एक अजीब सा एहसास। मैंने उस सोच को झटका और मोबाइल स्क्रॉल करने लगी, मगर अचानक बिस्तर हिलने लगा। पहले पैर हल्का सा झटका लगा तो मैं समझ बैठी कि शायद दूर कहीं ज़मीन थरक रही है, कोई मामूली ज़लज़ला होगा। मैंने मोबाइल आहिस्तगी से नीचे रखा और छत को देखने लगी, मगर चंद लम्हों के बाद झटका इतना शदीद हुआ कि मैं उछलकर सीधी बैठ गई, जैसे बिस्तर के नीचे कोई बहुत ताकतवर शय उसे ऊपर धकेल रही हो। मेरे हाथों से मोबाइल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी स्क्रीन टूटने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मगर दिल उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से बिस्तर की लकड़ी पकड़ी ताकि संभल सकूं। बिस्तर पूरी कुव्वत से दाएं बाएं हिल रहा था, जैसे कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई नीचे से उसे उलटने की कोशिश में हो। मैंने थूक निकला और बेख्तियार पढ़ना शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर मेरा दिमाग उससे भी ज़्यादा लरज़ रहा था। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, बार बार पढ़ी, मगर बिस्तर मुसलसल लरज़ता रहा। ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे की ज़मीन सांस दे रही हो। अचानक कमरे में सर्द हवा फैलने लगी। खिड़कियाँ बंद थी, दरवाज़ा बंद था, फिर भी जैसे किसी ने बहुत बड़ी ठंडी सांस भरी हो। पर्दे एक साथ ऊपर उठे, जैसे कोई हवा की लहर अंदर दाखिल होकर उन्हें धकेल गई हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने खुद को दीवार के साथ चिपकाया, मगर बिस्तर अब भी हिल रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लगा कि अभी बस बाहर निकल आएगी। मैंने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता बैठ के नीचे झांका। वहाँ गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था, मगर इतना तो साफ था कि वहाँ हरकत हो रही थी। मैंने तफ्तीशी अंदाज में थोड़ा और झुक कर देखा। फर्श पर जैसे कुछ रेंग रहा था, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई घसीटता हुआ बदन। मैंने अपनी सांस रोक ली। कौन है? मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। जवाब में कुछ नहीं आया, सिवाय एक हल्की सी घुसर फुसर के, जैसे फर्श पर नाखून रगड़ रहे हों। मेरे हाथ खुद ब खुद लरसने लगे। मैं पीछे हटी, मगर बिस्तर के नीचे की हरकत बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार फिर देखा तो अंधेरे में दो चमकदार नुक्ते जैसे हल्के हल्के रोशन हो रहे थे। मैंने खौफ के मारे हाथ मुंह पर रख लिया। या अल्लाह! फिर अचानक बिस्तर हिलना बंद हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रुक गया हो। मैंने अपने सीने की धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर उस धड़कन के बीच में जैसे कोई और आवाज़ शामिल होने लगी थी, बहुत मध्यम, बहुत धीमी, जैसे कोई हंस रहा हो या किसी की सांस घुट रही हो। ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ मेरा परफ्यूम बोतल खुद ब खुद फर्श पर आ गिरी। उससे उठने वाली खुशबू कमरे में फैल गई, लेकिन ये खुशबू नहीं थी, इसके साथ कुछ जलने की बू भी मिली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली, मगर बू ने मेरी नाक में चुभन पैदा की। खिड़की हल्की सी खुली, फिर हवा तेज़ी से अंदर आई, पर्दे हवा में नाचने लगे। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे बाहर कोई खड़ा हो। मैंने आंखें झपकी, दोबारा देखा, कोई नहीं था। मैंने दोबारा बिस्तर के नीचे झांका। हरकत रुक चुकी थी, मगर अंधेरे में कुछ था, कोई साए की लकीर जो हिल रही थी, जैसे कोई अभी भी पीछे हटा हो। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? फिर अचानक दरवाजे की हल्की सी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। कौन है?
कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, बस 2 इंच, मजीद नहीं। बाहर कोई नहीं था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हॉल में भी खामोशी थी, सीढ़ियों के पास भी कोई नहीं था। पूरा घर जैसे सांस रोके देख रहा था कि मैं अगला कदम क्या उठाती हूँ। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। मैंने एक बड़ा कंबल उठाया और बिस्तर पर बैठकर खुद को उसमें लपेटा। ये सब वहम है, ये सब जहनी दबाव है, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को समझा रही थी, मगर हर लफ्ज़ झूठ लग रहा था। चंद लम्हे गुजरे थे कि अचानक बेड के पाए में एक हल्की सी आवाज़ आई, ठक ठक। मैं जम गई। आवाज़ दोबारा आई, ऐसा जैसे किसी ने नीचे से बेड के ढांचे पर नाखून मारा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने तेज़ी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव फिसल गए और मैं बिस्तर के किनारे से नीचे गिर पड़ी। मेरी चीख निकल गई। मैंने बिस्तर से दूर रेंग कर दीवार के पास जाकर पनाह ली। बेड के नीचे अंधेरे में कुछ पूरी तरह मुतारिक हो रहा था। इस बार हरकत ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कोई करवटें बदल रहा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश में हो। मैंने 2 सेकंड तक दिल थाम कर मंजर देखा, फिर मेरी चीख इतनी ज़ोर से निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। ये चीख मेरे वजूद की आखिरी हिम्मत थी। मैंने आंखें बंद कर ली, हाथ कानों पर रख दिए और चीखती रही, बचाओ। मगर मैं जानती थी कि असल खौफ अभी सामने आना बाकी था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस बड़ी हवेली के सबसे कीमती कमरे में नहीं, बल्कि किसी तंग तारीक कोठड़ी में बंद हूँ। मैं सीधी होकर बैठ गई, मगर दिल जैसे किसी जंजीर में जकड़ा हुआ था। राफे की मौत का मंजर जहन में बिजली की कूंद की तरह चमक कर दोबारा नमूदार हुआ। वो लम्हा जब उसने गिलास पकड़ा था, वो लम्हा जब उसका रंग बदला, वो लम्हा जब वो फर्श पर गिरा, और वो आखिरी लम्हा जब उसकी आंखों में दर्द, हैरत और खौफ एक साथ लहरा रहे थे। मैंने सर झटका, मगर वो मंजर जाए बगैर मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने खुद से कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम बस थक गई हो। मगर अंदर की आवाज़ कह रही थी, ये वहम नहीं, हकीकत का बोझ है। मैंने पानी का गिलास उठाया तो हाथ कांपने लगे। पानी गिलास के किनारे से बाहर छलकने लगा। मैंने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद आसाब कमज़ोर हैं। मगर जैसे ही मैंने खामोशी में कान लगाया, मुझे बहुत मध्यम कदमों की चाप सुनाई दी। पहले मैं समझ न सकी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने महसूस किया कि आवाज़ मेरे पीछे से, बहुत नज़दीक से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। कोई नहीं, वह मत करो, मैंने खुद से कहा। मगर दिल कह रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, ना उस कमरे में, ना उस हवेली में, ना अपनी सोच में। दीवारों के साथ लगी हुई लकड़ी के पीसों पर कहीं कहीं हल्की खराशें थी। मैंने पहले कभी ये नोट नहीं की थी। मैं आगे बढ़ी, उन्हें उंगली से छुआ। वो बिल्कुल ताज़ा लग रही थी, जैसे कल ही किसी ने नाखून या किसी सख्त चीज़ से उन्हें खुरचा हो। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे फ़र्श भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा हो। वही फ़र्श जिस पर राफे ने आखिरी सांसें ली थी, वही खराशें जो शायद उसकी तकलीफ़ का निशान थी। मैं बाहर खिड़की की तरफ गई, उसे खोलकर ठंडी हवा अंदर आने दी, मगर ताज़ा हवा भी दिल पर बंधी गिराहें ना खोल सकी। हवा से पर्दा हिला, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा बाजू छूने लगा हो। मैंने झटके से हाथ पीछे किया। ये सब ख्यालात हैं, सिर्फ ख्यालात। मैंने खुद को फिर समझाया, मगर दिमाग ने एक और वार किया। राफे का आखिरी सवाल, क्यों? ये मैंने कभी सुना नहीं था। उसने वो लफ्ज़ कभी नहीं कहा, मगर मेरे जहन ने उसे तख्लीक करके मेरे कानों में ऐसा फूंका जैसे वो मेरे पीछे खड़ा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने अपने दोनों कान मजबूती से हाथों से ढांप लिए, मगर आवाज़ दिमाग से आ रही थी, बाहर से नहीं। मैंने आंखें बंद की, मगर उसके चेहरे का वो आखिरी मंजर फिर उभर आया, उसी खौफनाक खामोशी के साथ। मेरे कदम लड़खड़ाए। मैं बिस्तर पर बैठ गई, मगर फ़ौरन घबरा कर फिर उठ गई। मुझे लगा जैसे बिस्तर के नीचे कुछ है। मैंने जल्दी से कंबल उठाकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। बस ये सब सज़ा है। मेरे होंठों से बेख्तियार निकला, सज़ा? हाँ, शायद यही था। मैंने एक ज़िंदगी ली थी, अब वो लम्हा वापस लौट रही थी। मैं कमरे के दरमियान खड़ी हुई और लंबी सांस ली। ये जायदाद, ये दौलत, ये बड़ा कमरा, सब उसका हक था। ये जुमला मैंने पहली बार दिल से कहा। मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। मैंने इर्द गिर्द देखा तो हर चीज़ मुझे बोझ महसूस होने लगी। बड़ा बिस्तर कब्र की तरह लग रहा था, बड़ी अलमारी ताबूत की तरह, बड़े पर्दे कफन की तरह। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, खोला, मगर फ़ौरन बंद कर दिया। बाहर खाली हॉल में भी कदमों की आवाज़ महसूस हो रही थी, मगर वो कोई और नहीं था, वो मैं थी। मेरा अपना बोझ, मेरा अपना जहन, मेरा अपना गुनाह। मैंने आईने में खुद को देखा।
वो औरत जिसने दौलत पाई थी, इक़्तिदार पाया था, इज्जत पाई थी, उसके चेहरे से रोशनी गायब थी। आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं, जुर्म नजर आ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होना चाहिए था, और ये पहला लम्हा था जब मैंने तस्लीम किया कि मैंने किसी और को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को सजा दी थी। अगले दिन सुबह में जानबूझकर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती रही। कभी किचन में गई, कभी लॉन में, कभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर चीज़ें ठीक करने लगी, कभी पिछले सहन में खड़ी पौधों को देखती रही। मगर जो ही मैं चंद लम्हे के लिए खामोश होती, दिमाग वहीं वापस भाग जाता, उसी रात, उसी रस्ते बिस्तर, उसी अंधेरे, उसी एहसास की तरफ जिसने मेरी पूरी हस्ती को हिला कर रख दिया था। मैं खुद को सरगर्मियों में डालती रही, मगर दिमाग एक दूसरी ही दुनिया में कैद था। दोपहर के वक्त मुलाजिमा ने मुझसे पूछा, बीबी खैरियत, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने फ़ौरन एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली, वही मुस्कुराहट जो मैं बरसों से करती आ रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नींद कम हुई है। मुलाजिमा फ़ौरन बोली, आप चाहें तो दूध में शहद डाल कर ले आऊँ? मैंने हल्का सा सर हिलाया, हाँ ले आओ, शुक्रिया। वो चली गई, मगर उसके जाते ही मेरा चेहरा उतर गया। मैं जानती थी कि ये मुस्कुराहट, ये डीप फ्रीज़र में छुपे हुए आंसू, ये मसनूई इत्मीनान, यही सब वो ड्रामा था जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया था। और अब यही नाटक मुझे अपनी नज़रों में गिरा रहा था। मैं अपने आप से किन महसूस करने लगी थी। मैं पूरे घर में चक्कर लगाती रही। बड़े हॉल के करीब पहुंची तो दीवार पर लगी राफे की तस्वीर, अमीरी की मुस्कुराहट, मुझे उसकी तस्वीर में भी सरगोशी सुनाई थी, कातिला। मैंने फ़ौरन नज़र हटा ली, कदम आगे बढ़ाए, मगर घर का हर कमरा, हर दीवार, हर चीज़ जैसे एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहाँ रखे सोफ़े एकदम अजनबी महसूस हुए, जैसे वहाँ बैठने से पहले वो भी शायद आपस में बातें करते होंगे। ये वही है, ये इसकी वजह से घर उजड़ा। मैंने जल्दी से कमरा छोड़ दिया। सीढ़ियाँ चढ़ी तो ऊपर जाते हुए मालकिन के कमरे से हल्की हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं रुक गई और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। मेरा बच्चा, मेरा राफे, मेरा दिल, मेरा जिगर। उसकी रोती हुई आवाज़ मेरे दिल में कीलें गाड़ रही थी। मैं जानती थी कि वो अपने बेटे के गम में टूटी हुई है, मगर सिर्फ वही नहीं टूटी, मैं भी अंदर से बिखर चुकी थी। मैं उसके बेटे के गम की असल वजह थी। उसकी चीखों के पीछे हकीकत में मैं खड़ी थी। मैं अपने कमरे तक आकर रुकी। आईना सामने था। मैंने खुद को देखा। एक औरत जो दौलत की मालिक थी मगर सुकून से महरूम। एक औरत जिसके हाथ नरम थे मगर उन पर नज़र ना आने वाला खून लगा था। एक औरत जो अपनी ही नज़र में गहरी दलदल में खड़ी थी। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। चेहरा थका हुआ, बेजान और एक अजीब ख्वाफ की तस्वीर बना हुआ था। मैंने आहिस्ता से आईने में अपने आप से सवाल किया, क्या मैं बेहतर हो गई हूँ? क्या मैं सचमुच आज़ाद हूँ? जवाब कहीं दूर से नहीं आया, वो मेरे अंदर से आया। नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम खुद से कैद हो। शाम होते होते मेरे आसाब इतने थक गए कि मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई, मगर सुकून वहाँ भी ना था। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, राफे की आखिरी सांसें मेरे कानों में गूंजने लगी, हाँ, मुझे बचाओ। मैंने आंखें झटके से खोल दी। कमरा खामोश था, मगर मेरे दिमाग में वही आवाज़ें चल रही थी। मैंने तकिया मजबूती से मुंह पर रखा और चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ न निकल सकी। जैसे किसी ने अंदर ही अंदर मेरी आवाज़ दबा दी हो, जैसे मेरा अपना ज़मीर मुझे चीखने न दे रहा हो, मुझे बोलने से रोक रहा हो। मैंने तकिया हटाकर सांस ली, एक लंबी कांपती हुई सांस। मैंने बिस्तर से कदम नीचे रखे, मगर अचानक फर्श ठंडा लगने लगा, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ़ रखी हो। मैंने पाँव पीछे खींच लिए। मेरे दिमाग में एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद अब पागलपन शुरू हो रहा है, मगर उसी लम्हे समझ आया कि पागलपन नहीं, गुनाह का बोझ है। रात के पिछले पहर मैंने कमरे की लाइट ऑन की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर लॉन में खड़े दरख्त जैसे मुझे चुपचाप देख रहे थे। चांदनी ज़मीन पर लंबे साए डाल रही थी और मैं उन सायों में खुद को तलाश करने लगी, मगर वहाँ मुझे अपना वजूद भी नज़र न आया, जैसे मैं खुद भी मिट चुकी हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? कोई जवाब न था। मैंने फिर कहा, मैं किसी से बात क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं बता देती सब कुछ? फिर एक झटका सा लगा। मैंने महसूस किया कि मैं अब किसी से बात कर ही नहीं सकती। न कोई बात, न कोई हंसी, न कोई एहसास, जैसे मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। मेरे अंदर कोई आवाज़ बोली, ये बोझ और नहीं उठाया जाएगा, ये सब ख़त्म करो। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने जहर लगाया था। मैंने सोचा, क्या मैं हकीकत से भागते भागते खुद में ही फंस गई हूँ? रात भर मैं करवटें बदलती रही।
कमरे की खामोशी मुझे चोट पहुंचा रही थी। हर गुजरता लम्हा जैसे कह रहा था, सच कहो, सब कह दो, अपने अंदर की टूट फूट खत्म करो। आखिरकार फजर की अजान के साथ मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने आहिस्ते से कहा, बस अब और नहीं, सच छुपाऊंगी नहीं। अगली सुबह मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की रोशनी ने मेरे चेहरे को छुआ तो लगा जैसे दुनिया मुझसे सवाल कर रही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरी। हवेली का लाउंज एकदम खामोश था। मालकिन सोफे पर बैठी थी, मुलाजिम दूर खड़े थे। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कदम लड़खड़ाए मगर मैंने खुद को संभाल दिया। मैं एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने खुद को संभाला और कहा, यह सिर्फ मेरा अपना डर, मेरा वहम और वो खौफ है। मैं कमरे में जो ही गई तो मेरे पाँव उलझ गए और मैं सीधी फर्श पर गिर गई। सांस फूल रही थी और मैं बार बार सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे आसपास नहीं, मेरे अंदर हो रहा है। दीवार की तरफ टेक लगाकर बैठी तो अचानक राफे की तड़पने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। वही आवाज़ जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, मगर मेरा दिमाग उसे तख्लीक करके मुझे सज़ा दे रहा था। हाँ, छोड़ दो, सांस नहीं आ रहा। मैंने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से कहा, बस बस, खामोश हो जाओ। मगर आवाज़ें रुकने वाली नहीं थी। वो मेरी अपनी यादों से लड़ रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों को देखा। वो हाथ जिनसे मैंने जहर मिलाया था, वो हाथ जिन्हें कभी अपने भाई के सर पर रखकर दुआ करती थी, वही हाथ आज लरस रहे थे। मैंने ये क्यों किया? मैंने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, मैंने एक जान क्यों ली? क्या मैं बदला लेने के अलावा कुछ सोच नहीं सकती थी? मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई। बड़े बड़े पर्दे, कालीन, सजावट, कीमती क्रिस्टल, जिंदगी भर की कमाई, ताकत, दौलत, सब मेरे सामने बेकार पड़े थे। जैसे ये चीज़ें मेरे जुर्म पर हंस रही हो, जैसे कह रही हूँ, तूने हमें पाने के लिए एक ज़िंदगी ख़त्म की, क्या अब सुकून मिल गया? मुझे लगा जैसे कमरे की खामोशी भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। हर चीज़ मुझे घूर रही थी। मैं दीवार के साथ बैठकर रोने लगी। रो नहीं रही थी, इकरार बहा रही थी। मेरा हर आंसू एक एतराफ़ था। मैंने चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। मैं कातिला हूँ। ये अल्फाज पहली बार मेरे अंदर से निकले थे और इन्हीं अल्फाज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। अचानक मुझे लगा कि अंदर कोई चीज़ टूट गई है। शायद हिम्मत, शायद ज़मीर, शायद दोनों। मैं उठ खड़ी हुई, दरवाज़ा खोला और पूरी क़ुव्वत से चीख कर कहा, सब लोग यहाँ आएँ, अभी आएँ। मेरी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज गई। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मालकिन भागती हुई आई। पीछे मुलाजिम खौफज़दा खड़े। किसी को समझ न आया कि मैं इस वक्त क्यों चीख रही हूँ। मैं सबके सामने फर्श पर गिर गई। मालकिन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? ये क्या पागलपन है? मैंने रोते हुए कहा, बेगम साहिबा, अब बस, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुलाजिम डरे हुए थे। कुछ ने सोचा शायद मैं दोबारा किसी पुरस्कार खौफ का शिकार हो गई हूँ, मगर मैं उन्हें देख भी नहीं रही थी। मैं अपनी ही दुनिया में खड़ी थी जिससे अब वापसी मुमकिन नहीं थी। मैंने हाथ जोड़कर आवाज़ बुलंद करके कहा, राफे की मौत हादसा नहीं थी, कोई दौरा नहीं पड़ा था उसे, किसी बीमारी से नहीं मरा वो। हवेली में जैसे एक झटका सा फैल गया। सब लोग साकत खड़े थे। मालकिन के होंठ कांपे। तुम क्या कह रही हो? मैंने आंखें बंद की और पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, मैंने उसे मारा था, मैं कातिला हूँ, मैंने जहर दिया था उसे। पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। मुलाजिम एक दूसरे को देख रहे थे। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। मालकिन जैसे पत्थर बन गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को? मैंने सर झुका कर कहा, हाँ मैं ही वो औरत हूँ जिसने आपके बेटे की ज़िंदगी उजाड़ दी। मैंने वो जहर मिलाया था। मालकिन की चीख ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर कर रख दिया हो। वो ज़मीन पर बैठ गई, अपने बाल पकड़ कर रोने लगी। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों से आंसू बहते हुए फर्श पर गिर रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे लगा था बदला है, इंसाफ है, मगर आज लग रहा है कि मैंने जुल्म किया, मैंने जुर्म किया। मुलाजमा पीछे हट गई। उनमें से एक बोला, बीबी साहिबा, आपने सच में? मैंने आंखें उठाई। हाँ, और अब मैं मज़ीद झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने जो किया है मैं खुद आकर मान रही हूँ, बस छुपाना नहीं चाहती। ये वो लम्हा था जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार हल्का महसूस कर रही थी, जैसे मेरे कंधों पर रखा हुआ पहाड़ अचानक ज़मीन पर गिर गया हो। मालकिन ने आखिरी बार कहा, मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैंने सर नीचे रखते हुए जवाब दिया, बुलाएं, पुलिस को बुला लें।
मैं भागने वाली नहीं हूँ। मैं अपने जुर्म का सामना खुद करूंगी। कुछ देर के बाद पुलिस आई। मैं उनके सामने ऐसे खड़ी हुई जैसे एक कैदी नहीं बल्कि एक एतराफ़ कर चुकी औरत जिसने अपने आप को खुद पेश किया था। ऑफिसर ने पूछा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैंने साफ आवाज़ में कहा, हाँ, मैं कातिला हूँ। मैंने उस आदमी को जहर दिया था। मैंने ये सब खुद किया है। मुझे गिरफ्तार करें। उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ी डाली। हैरत की बात यह थी कि हथकड़ी लगते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे ये सज़ा नहीं निजात हो। मैं बग़ैर वकील, बग़ैर किसी बहाने, बग़ैर किसी झूठ के सब कुछ कबूल करती चली गई। मैंने राफे के आखिरी लम्हे, जहर की बोतल, अपनी नीयत, अपना जुर्म, हर चीज़ एतराफ़ में बयान कर दी। जब मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी, मैंने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। वही हवेली जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, हत्ता के कत्ल तक। मगर आज उस हवेली को देखकर लगा कि ये मेरा घर नहीं, ये मेरा कैद खाना था और मैं कैद से निकल रही थी, पहली बार आज़ाद होकर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।